दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 यानी कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन लेकर आया हूं। तो आज का ये जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो हम ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ब्लड है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज़ ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल और टिश्यू एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेड प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। तो मानव या फिर अन्य जानवरों में अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो यह न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। यह जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरे बॉडी के सेल या फिर टिश्यू तक होता है। इसके साथ ही साथ ये शरीर में बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को उन कोशिकाओं से दूर ले जाता है जिनसे ये बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड के वॉल्यूम की, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 60 से 70 किलो का है तो उसमें लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड पाए जाएंगे। तो फीमेल के केस में लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड होता है और मेल के केस में 5 से 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इसके पीएच की, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 7.35 से लेकर 7.45 होता है। एक एवरेज देखें तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का क्षारी होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट की, यानी कि जो हमारा ब्लड है किन किन कंपोनेंट यानी कि अवयव से मिलकर बना है। तो आपको बता दें कि जो ब्लड है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है फ्लूइड पार्ट और दूसरा होता है सेलुलर पार्ट। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है वह कहलाता है प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो प्लाज्मा है जो कि फ्लूइड पार्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें सेलुलर पार्ट की, तो सेलुलर पार्ट में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो होता है 55% और जबकि जो सेलुलर पार्ट है वो होता है लगभग 45%। तो 45% में आपका जो आरबीसी है वो लगभग 40 to 45% होता है, डब्ल्यू 1% होता है और प्लेटलेट्स भी लगभग 1% पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आरबीसी का अमाउंट इतना अधिक होने की वजह से हमें जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होता है यह प्रोटीन का लिक्विड पार्ट है और इस पार्ट में 90% वाटर और 10% अदर कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इस 90% वाटर की वजह से ही जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो 10% जो अदर पार्ट है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, खासकर आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन है, एंटीबॉडी जो कि रोगों से लड़ता है, एल्ब्यूमिन जो कि ऑस्मोसिस को मेंटेन करता है, ये सभी पार्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि शुगर है, लिपिड है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, साल्ट है, एंजाइम है, कुछ वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल में सच एज़ यूरिया की हम बात करें तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं 10% प्लाज्मा में पाई जाती हैं। आइए चलते हैं ब्लड के सेलुलर पार्ट की ओर और इसका जो पहला पार्ट है वो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये ऑक्सीजन और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करता है। और आप सभी जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है रेड। अगर हम बात करें आरबीसी के शेप की, तो इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है, ये बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव कहने का मतलब कि किनारों पर फूले हुए और बीच में दबे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो मैमल के केस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केवल कैमल और लामा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें एम्फीबियन में, रेप्टाइल में और बर्ड में इसके आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बस आपको मैमल के केस में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता।
यदि हम बात करें आरबीसी के साइज़ की, तो इसका साइज़ जो होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर और इसका जो थिकनेस होता है वो होता है लगभग 2 माइक्रोमीटर। वहीं इसके हम बात करें लाइफ स्पॉन की, यानी कि इसका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन का होता है। वहीं हम बात करें इसके अमाउंट की, तो मेल में ये लगभग 4.5 से लेकर 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम और फीमेल के केस में आपको 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक होता है। वही हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशुओं में, इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 5.5 से लेकर 6 मिलियन और जो चिल्ड्रेन है उनमें जो आरबीसी का अमाउंट होता है वो होता है 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन। और यदि शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया और ये बढ़ने का जो रीज़न है वो हो सकता है हायर एटीट्यूड, फिजिकल ट्रेनिंग, स्मोकिंग, ये सभी रीज़न हो सकते हैं। वहीं हम बात करें आरबीसी के फॉर्मेशन की, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो होता है रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। और आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? ये डिस्ट्रॉय होती हैं लीवर या फिर स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। वही हम बात करें आरबीसी की कमी से क्या होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया रोग। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की। तो इन्हें डब्ल्यूबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो कलर होता है वह कलरलेस या फिर वाइटिश होता है। तो इस तरह से इन्हें साइंटिफिकली ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ल्यूकोस मतलब हुआ कलरलेस और साइट्स का मतलब सेल। तो डब्ल्यूबीसी का भी जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में और ये डिस्ट्रॉय होते हैं ब्लड में। वही हम बात करें इनके लाइफ स्पॉन की, इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। इनका जो साइज़ होता है वो होता है 14 टू 16 माइक्रोमीटर और ब्लड में इनका जो अमाउंट होता है 7 टू 11,000 पर क्यूबिक होता है। वही हम बात करें डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की, तो ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है और उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वही हम बात करें डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की, तो डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स उसे कहते हैं जिसमें कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी उसे कहते हैं जिसमें कि ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स जो कि फैगोसाइटोसिस में मदद करता है, यानी कि जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, हार्मफुल मटेरियल होते हैं, उनको ये खाता है, भक्षण करता है। सेकंड है इसिनोफिल्स, तो इसिनोफिल्स ये फाइट करता है पैरासिटिक इन्फेक्शियस एजेंट से। वही थर्ड है बेसोफिल्स जो कि हमारे शरीर में जो एलर्जिक रिएक्शन है उनको कंट्रोल करता है। वहीं हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो इसमें दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे इम्यून जो रिस्पॉन्स है उनको कंट्रोल करता है और इसके अंतर्गत आते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। और लास्ट है मोनोसाइट्स, यह बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से लड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 तरह के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। अब चलते हैं अगले सेलुलर पार्ट की ओर जो कि है प्लेटलेट्स, जिसे हम साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसे प्लेटलेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो प्लेट की भांति होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे प्लेटलेट्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं होते और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो यदि हम बात करें इनके फंक्शन की, तो आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है, चोट लगने के कुछ ही देर बाद जो हमारा ब्लड होता है वो जम जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट इसलिए बोला जाता है कि थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट्स और साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि ये क्लॉटिंग सेल होते हैं जो कि चोट लगने पर ब्लड को क्लॉट करते हैं। वही हम बात करें इनके लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन काल की, तो इनका जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 9 डेज़ का होता है। 9 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है बोन मैरो में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट से जुड़ा हुआ था।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।